हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आपके नज़दीक आ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो जानते हैं वो एग्ज़ाम क्या है, वो एग्ज़ाम का क्या नाम है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। वन बाय वन हम लोग जानेंगे, तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं वो वैकेंसी है क्या। तो उस वैकेंसी का नाम है एसएससी सीजीएल, यानी एसएससी बहुत सी पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट करती है। एसएससी ने जैसे वादा किया था कि जून आते आते मैं 9 से 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाऊंगा, तो अभी तक ये इसका तीसरा है, क्योंकि पहला जो है स्टेनोग्राफर के लिए उन्होंने ला दिया और एसएससी का एक और पोस्ट आया था, उसके लिए भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। अब इनका तीसरा पोस्ट के लिए है एसएससी सीजीएल। एसएससी ऐसे बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनोग्राफर है। तो ये जो पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी वो एसएससी सीजीएल है। तो एसएससी सीजीएल, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, आप इससे ही इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म को कौन फिलअप करेंगे। यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब ग्रेजुएट से जो बिलो होंगे बच्चे वो तो फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाएंगे इसको। मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट के जो बच्चे होंगे, ग्रेजुएशन जो किए होंगे, जिनको कंप्लीट होगा या जो अपेयरिंग में होंगे, वही बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं कि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है तो कितने पोस्ट के लिए किया है। तो इन्होंने 14,582 यानी 14,582 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी लाया है, जो बहुत ही ज्यादा है। और ये पोस्ट हो सकता है आगे जाकर के ये पोस्ट बढ़ भी सकता है। ये पोस्ट की वैकेंसी जो है आगे बढ़ेगा भी, मतलब इट में भी। तो वैकेंसी बहुत ही ज्यादा है। तो आप अगर बेसब्री से इस पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लाखों बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि जनरली एसएससी सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए लोग जाते हैं। ये जो सीजीएल है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट है और बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा इसमें कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आप किस किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और पे लेवल क्या होता है, ऑल टू जेड बताऊंगा। आप मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। इंपॉर्टेंट डेट में जिसकी एप्लीकेशन जो है वो 9/6/2025 से स्टार्ट हो चुका है, यानी 9/6/2025 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 4/7/2025 तक है। मतलब अगर 9/6 से स्टार्ट है, मतलब करने का मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी दिन इसकी फॉर्म, यानी पिछले बीते हुए दिन में इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, यानी 9/6/2025 से। लास्ट डेट जो है इसका 4/7/2025 तक है। तो आप इसे फॉर्म को जितना जल्दी फिल कर लेंगे उतना रहेगा आपके लिए इजी। ऑनलाइन फी एग्जाम इसका 5/7/2025 तक आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं है। इसका एग्जाम डेट टायर सेकंड जो होगा वो दिसंबर 2025 में होगा। तो आप मान के चले कि इसकी जो एग्जाम होगी टायर 1 वो अगस्त के बीच में या आगे पीछे हो सकता है। अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन फी की। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा। आप एससी एसटी पीएच में है तो नील 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। और ऑल कैटेगरी फीमेल की कोई भी कैटेगरी में है, अगर कोई भी फीमेल कैटेगरी में आती है, एससी एसटी पीएच किसी भी कैटेगरी में, तो उनको नील 1 रुपया इनको देना नहीं है। करेक्शन फी फर्स्ट टाइम आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ओटीआर जो नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो में लिंक पे दिया हुआ है, आप ओटीआर कर ले। ओटीआर अगर करेंगे तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में इजी रहेगा, क्योंकि और दूसरी बात, इसका करेक्शन 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। आप 2 बार, अगर तीसरे बार करेक्शन जा रहे हैं तो करेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए आप करेक्शन इसलिए फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से करें। और हम कहेंगे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ओटीआर कर लें। तो करेक्शन फी फर्स्ट टाइम आपको 200 होगा और करेक्शन फी सेकेंड टाइम अगर तो 500 और थर्ड टाइम करेक्शन होगा ही नहीं, मॉडिफाई ही नहीं हो पाएगा। तो आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें।
अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट इसका 1/8/2025 यानी अगस्त से काउंट होगा। यानी मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, यानी 18 ईयर्स बिलो रहेंगे जो बच्चे वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम एज जो है 27 से 32 ईयर्स पोस्ट वाइज है, मतलब मैक्सिमम एज 32 तक है 27 से, यानी पोस्ट वाइज इसकी एज जो है सबकी पोस्ट वाइज एज है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 27 से 32 ईयर्स है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस JSO, बैचलर डिग्री इन एनी, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स, यानी बैचलर डिग्री आप कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, वो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, व्हाटएवर, सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट आपको 60% मार्क्स जो है इंटर लेवल में मैथमेटिक्स में आपको होना चाहिए। आप बैचलर डिग्री किसी भी कैटेगरी से है, तो किसी भी सॉरी फॉर दैट किसी भी स्ट्रीम से है, वो साइंस स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो या आर्ट्स बैकग्राउंड हो, लेकिन आपका 10+2 में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस के लिए फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, या दूसरा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, या आपका डिग्री लेवल में स्टैटिक्स हो वन सब्जेक्ट में, डिग्री लेवल में वन सब्जेक्ट में अगर स्टैटिक्स है आपका मेन पेपर, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि पोस्ट वाइज जो है एज मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल के लिए जो पोस्ट वाइज मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर्स है। और कैटेगरी वाइज किसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और SC/ST के लिए 5 ईयर्स और PWD के लिए 10 ईयर्स। अब चलते हैं सेकेंड पोस्ट। तो सेकेंड पोस्ट जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड सेकेंड, है ना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टर ग्रेड सेकेंड। तो इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री में एक मेन सब्जेक्ट में जो स्टैटिक्स होना चाहिए आपका। इसके लिए मिनिमम ईयर्स 18 ईयर्स और मैक्सिमम ईयर्स जो है वो 32 ईयर्स होना चाहिए। अब थर्ड पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इस पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री अगर हो तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और मिनिमम ईयर्स इसका 18 ईयर्स है और मैक्सिमम इसका जो है वो 30 ईयर्स है। अब फोर्थ पोस्ट यानी ऑल अदर पोस्ट, तो ऑल अदर पोस्ट जो रहेंगे उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए भी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 27 से 30 ईयर तक है। तो आपको मैंने 1 बाय 1 करके बता दिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स इसी फॉर्म कब से फिल हो रहा है, इसका लास्ट डेट कब है, इसका टायर 1 एग्जाम कब होगा, टायर 2 एग्जाम कब होगा। फिर मैंने आपको बताया कि पोस्ट वाइज जो है एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताया। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर SSC CGL 2025 में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, सिलेक्शन होने के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और उनका पे स्केल क्या होगा। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके हर पोस्ट के लिए कि किस पोस्ट के लिए अगर आप इस पोस्ट को भरे हैं तो इस पोस्ट में सिलेक्शन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, किसी भी पोस्ट में से आपका सिलेक्शन हो जाए IB में तो आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे और कितना पे स्केल होगा, उसके लिए कितनी सैलरी आपको मिलेगी, क्या फैसिलिटी मिलेगा, सब चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर ले, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरा जाए। और अभी तक आप शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के बीच में तो आप शेयर कर दें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।